नमस्कार नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राकेश गहलोत आपके अपने चैनल मिस्टर गहलोत ऑलराउंडर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इंडिया के इसरो के प्राउड मिशन चंद्रयान-3 पर। इससे पहले हम जानेंगे चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, सेकंड कब लॉन्च हुआ, इसका क्या रिजल्ट रहा। इसके बाद हम इसरो के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बाद हम चंद्रयान-3 की पूरी संरचना सहित हम सवर्णन हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पॉइंट ऑफ व्यू चलूं और एग्जाम में फिक्स है, सवाल तो पढ़ना ही है। हम वही डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम के लायक हो, एग्जाम में पूछने के लायक हो। तो शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन कोट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। ऐसा ही हमारे प्राउड इसरो ने करके दिखाया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2019 बात है 22 अगस्त 2019 जब हमने चंद्रयान-2 लॉन्च किया, जिसमें हमने सुना होगा और पढ़ा होगा, देखा होगा कि पूर्ण तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय में इसरो ने वापस अपना चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च कर दिया है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले चंद्रयान-3 से पहले हम इसके इतिहास की बात करते हैं, यानी चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, उसका क्या रिजल्ट रहा। दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट इसकी डेट है 22 अगस्त 2008। 22 अगस्त 2008 को इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कर दिया। और ये आपके एक दिल में सवाल होगा कि ये इसका क्या रिजल्ट रहा, तो ये सफल था। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया। यस, PSLV C11, PSLV XL C11। दोस्तों, आप जानते होंगे कि PSLV को इसरो का हॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं, पावर हॉर्स ऑफ इसरो। क्यों कहते हैं, जरा जान लीजिए। इसरो ने अभी तक लगभग 60-70 उड़ान भर ली, इसरो ने PSLV के माध्यम से लगभग 60-65 उपग्रह लॉन्च कर दिए। उनमें से केवल 2 बार असफल हुआ। यानी इसरो की इस PSLV की एक्यूरेसी को देखते हुए इसे हम कहते हैं पावर हॉर्स ऑफ इसरो। चलो ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं चंद्रयान-2। दोस्तों, बात है 22 जुलाई 2019 की। 22 जुलाई 2019 की चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया। अब बात आती है इसमें क्या हुआ। देखो, चंद्रयान-2 में आप सबको पता है कि हमने भेजे थे 3, एक तो था ऑर्बिटर, एक था लैंडर और एक था प्रज्ञान यानी रोवर। तो सफल और असफल की बात आप ही डिसाइड करना। हमने ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड पहले
हम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, हार्ड लैंडिंग हो गई, इसलिए हम ऑर्बिटर और रोवर को, सॉरी ऑर्बिटर को तो हमने स्थापित कर दिया, लेकिन लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवा पाए। तो पूर्णतः सफल भी नहीं था, लेकिन हम इसको सफल ही मानते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 की बात करने से पहले हमें बात करनी चाहिए प्राउड ऑफ इंडिया इसरो। एज यू ऑल नो, फुल फॉर्म ऑफ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आजादी के बाद 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। कौन है? के सिवान। सॉरी, वर्तमान में है एस सोमनाथ, और एस सोमनाथ से पहले जब हमने 2019 में लॉन्च किया चंद्रयान-2, उस समय थे हमारे के सिवान, और वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ। चलो, ये हो गई इसरो की नॉर्मल जानकारी। इसरो के बारे में हम आगे कोई एक पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें इसरो के पूरे अध्यक्ष और इसरो की खास उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आप कमेंट जरूर करना, इसरो के बारे में आपको वीडियो चाहिए क्या। अब हम बात करते हैं चंद्रयान-3 की। चंद्रयान-3 की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चंद्रयान-3 कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 का लॉन्च व्हीकल कौन सा था और कब लॉन्च किया गया? तो देखो, संरचना भी देखेंगे हम डिटेल से। सबसे पहले हमने लॉन्च कब किया, तो सब जानते हैं 14 जुलाई 2023। टाइम भी पूछ सकते हैं तो 2:35 पर हमने लॉन्च किया और उसने चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी। दूसरी बात है, हमने व्हीकल कौन सा यूज लिया इसमें, तो व्हीकल था LVM 3rd M4। LVM 3rd M4, इसकी फुल फॉर्म कहूं या LVM 3rd M4 क्या है, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करें। आपको कमेंट जरूर करना है, लेकिन मैं बताता हूं आपको इसकी फुल फॉर्म। LVM का मतलब होता है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3rd। लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3rd, और M4 का मतलब है मून ऑपरेशन 4th। मून ऑपरेशन 4, चौथे नंबर की ये मून ऑपरेशन है हमारे इंडिया की। तो समझ में आ गया होगा LVM 3rd M4 का फुल फॉर्म, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3rd मून ऑपरेशन 4th। ओके, ये बात होगी आपके लॉन्चिंग व्हीकल की। अब बात करते हैं पेलोड। पेलोड का मतलब होता है नीत बार क्षमता। नीत बार क्षमता यानी इसने कितना वजन लेके उड़ान भरी। चंद्रयान-3 ने कितने वजन के साथ उड़ान भरी, तो वो है आपका 3900 kg, यानी लगभग कंफर्मेशन रखो आप 3900 किलोग्राम वजन था आपने चंद्रयान-3 का। अब बात करते हैं हमने ये लॉन्च कहां से किया। लॉन्च कहां से किया ये जानने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल जानकारी देता हूं
कि इसरो के जो भी रॉकेट लॉन्च होते हैं, यानी भारत का एक प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, कहां पर है आप कमेंट में जरूर बताएं। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र एसडीएससी, एसडीएससी, एसडीएससी किसे कहते हैं? एसडीएससी का फुल फॉर्म सुनो, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। दोस्तों, ये सतीश धवन भारत के इसरो के दूसरे प्रमुख अध्यक्ष थे। इससे पहले एक और थे, लेकिन ऐसे तो ये क्रमवार पूछे तो ये तीसरे अध्यक्ष थे इसरो के। इनका कार्यकाल लगभग 9 साल है। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का कार्यकाल भी 9 साल था। सतीश धवन विदेशों में, हमारे इंडिया के थे, लेकिन विदेशों में ये कॉलेज में पढ़ाने का कार्य करते थे, प्रोफेसर थे। तो इंडिया ने इनको ऑफर करके यहाँ बुलाया और यहाँ पर इनको इसरो का हेड बनाया गया। तो ये तीसरे और प्रमुख अध्यक्ष थे इसरो के। और इसी के नाम पर, यानी इन्हीं के नाम पर सतीश धवन, प्रोफेसर सतीश धवन के नाम पर ही हमने स्पेस सेंटर का नाम रखा। रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है इंडिया का प्रमुख, उसका नाम रखा सतीश धवन स्पेस सेंटर। आपसे एक क्वेश्चन है, एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर का पुराना नाम क्या था? यानी कि इन सतीश धवन से पहले भी ये लॉन्चिंग स्पेस सेंटर तो था ही, तो इसका पुराना नाम था सार, SHAR, सार। तो अब कौन बताएगा सार की फुल फॉर्म? कमेंट जरूर करें। सार का फुल फॉर्म लिखो, श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज। सार की फुल फॉर्म होगी श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज, श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज। ये किसका प्राचीन नाम है? सतीश धवन स्पेस सेंटर का प्राचीन नाम है, जहां से हमने ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, कैसे हमने ये लॉन्च किया। दोस्तों ध्यान से देखना, सचित्र वर्णन किया जाएगा। देखो, रॉकेट का क्या सिस्टम रहता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, चंद्रयान 3 में 3 स्टेज में हमारा ईंधन भरा हुआ था। कितने चरण में? 3 चरण में। जैसे आपने लाइव वीडियो देखा होगा, और वो साइंटिस्ट सर बोल रहे थे ना, फर्स्ट स्टेज नॉर्मल, सेकंड स्टेज स्टार्ट नॉर्मल, थर्ड स्टेज स्टार्ट नॉर्मल, सुना होगा ना। तो फर्स्ट जो स्तर था उसमें था हमारा ठोस ईंधन। कैसा ईंधन था इसमें? ठोस ईंधन। और दूसरे चरण में था द्रव ईंधन। और कौन बताएगा तीसरे चरण में कौन सा ईंधन था? बताओ। तो क्रायोजेनिक ईंधन। कौन सा ईंधन था? देखो, क्रायोजेनिक ईंधन एक बहुत ही महंगी और कठिन टेक्निक है, नाम है इसका क्रायोजेनिक ईंधन। अब देखो ये क्या होता है। विश्व के मात्र
6 देश ऐसे हैं जो ये क्रायोजेनिक ईंधन बनाया है और यूज किया है। उन 6 में से एक हमारा भारत देश है। विश्व के 6 देशों में से एक हमारा हिंदुस्तान है जिसने क्रायोजेनिक ईंधन स्वयं बनाया और रॉकेट लॉन्च किया। ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से वेरी लो टेम्परेचर में एकत्रित किया जाता है। बहुत महंगी और कठिन टेक्निक है ये। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर आता है पेलोड। पेलोड का मतलब होता है उपग्रह। उपग्रह को हम रखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने क्या भेजा अभी, चंद्रयान 3, तो यहाँ पर क्या था हमारा, चंद्रयान 3। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ये ऊपर गया थोड़ी देर बाद ये ऐसे खुल गया और ओनली फॉर यहाँ पर क्या रहा, चंद्रयान 3। क्या कि वातावरण में हमारे बहुत सारी अशुद्धियां है, तो उसकी हीट की वजह से कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर एक कवर रखा जाता है और बाद में उस कवर को अलग कर दिया जाता है सेपरेशन सिस्टम के माध्यम से। उससे पहले यह समझो कि यहाँ पर एक रॉकेट बूस्टर यंत्र लगा होता है, मोटर लगी हुई। क्या लगा होता है, रॉकेट बूस्टर मोटर। देखी होगी ना आपने। तो इसे कहते हैं रॉकेट बूस्टर। चलो एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं या रॉकेट भेजते हैं, ये न्यूटन की गति के कौन से नियम पर या कौन से नियम को फॉलो करते हैं। तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम फॉलो करता है यह सिस्टम। तीसरा नियम कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसे देखो ये ईंधन जल रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, रॉकेट का किधर जा रहा है, ऊपर। ईंधन किधर फोर्स कर रहा है, नीचे, और रॉकेट जा रहा है ऊपर। तो गति का कौन सा नियम हो गया, तीसरा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन सा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब देखो सबसे पहले कौन सा ईंधन जलेगा, जाहिर सी बात है सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज यानी ठोस ईंधन। सबसे पहले ठोस ईंधन जलेगा। कुछ दूरी तय करने के बाद सेपरेशन सिस्टम के माध्यम से सबसे पहले रॉकेट बूस्टर को अलग कर दिया जाएगा, जैसे हमने कल लाइव वीडियो में देखा भी होगा। और फिर इस फर्स्ट स्टेज को भी सेपरेट कर दिया जाएगा और सेकंड स्टेज द्रव ईंधन जलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये ईंधन समाप्त हो जाएगा कुछ दूरी तय करने के बाद, तो इसको भी सेपरेट कर दिया जाएगा सेपरेशन सिस्टम या सेपरेशन मोटर के माध्यम से। ये दोनों सिस्टम अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्रायोजेनिक ईंधन जलना शुरू होगा। क्रायोजन ईंधन इन दोनों की तुलना में ज्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि ये कीमती भी है और पावरफुल भी है। तो चंद्रयान 3 को पृथ्वी की एक सतह पर स्थापित करवाने में सबसे लास्ट में कौन सा ईंधन जलेगा, तो क्रायोजेनिक ईंधन। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद ये पृथ्वी की एक कक्षा में इसको स्थापित कर देगा। वो भी कैसे करता है, और चंद्रयान 3 फिर चंद्रमा की सतह पर कैसे उतरेगा, वो भी हम डिटेल से समझने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आया ना, ठीक है। देखो ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ। ये इसकी क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट। और यहां पर है हमारा चंदा मामा यानी मून। अब देखो माना कि हमने इसरो ने चंद्रयान 3 को या लॉन्च कर दिया। अब देखो पृथ्वी की कक्षा में है ना अभी तक, तो अभी तक हमने यहां पर स्थापित किया इसको। अब देखो ये 4 चक्कर
ये 4 चक्कर पृथ्वी के चारों ओर लगाएगा। 4 चक्कर पूरे होने के बाद 5वें चक्कर में ये ऐसे घूमता 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 जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल रूम है हमारे इसरो के पास, तो वहां से रिमोट दबाया जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी जिस प्रकार हमारी पृथ्वी की कक्षा है उसी प्रकार हमारे मून की भी ऑर्बिट है। तो इस प्रकार जैसे ये नजदीक आएगा, इसको ये मोटर के माध्यम से फोर्स किया जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। अब देखो पृथ्वी की सतह छोड़कर कहां पर आ गया, चंद्रमा की ऑर्बिट में आ गया। पृथ्वी की ऑर्बिट छोड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट में आ गया। ये आएगा लगभग हमारे अगस्त में। फिर यह आने के बाद सीधा यह मून की सतह पर नहीं आएगा, कुछ चक्कर इस मून की ऑर्बिट में भी लगाएगा, यानी चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर भी कुछ चक्कर लगाएगा और फिर सही परिस्थितियों को देखते हुए या सही परिस्थितियां होते ही इसको चंद्रमा पर लैंड कर दिया जाएगा, यानी उतार दिया जाएगा। ये परिक्रमा करता रहेगा मून की ऑर्बिट में। जैसे ही सही परिस्थिति आएगी तो उसको मून की सतह पर स्थापित कर दिया जाएगा या उतार दिया जाएगा। अब बात है सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या है। अब देखो ये आपकी चंद्रमा है, मून। एक है इसका नॉर्थ पोल, एक है इसका साउथ पोल। दोस्तों विश्व में 4 देशों ने चंद्रमा पर 3 देशों ने चंद्रमा पर अपना उपग्रह भेज दिया और सतह पर उतरने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों देशों ने नॉर्थ पोल पर या उत्तरी भाग पर लैंडिंग की। कितने देश? 3 देश। लेकिन भारत, आपको पता है हिंदुस्तान सबसे अलग ही करने वाला है। 3 देशों ने चंद्रमा के उत्तरी दिशा में यानी उत्तरी भाग पर अपने उस चंद्रयान को उतारा, लेकिन भारत एकमात्र देश ऐसा होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर, भारत एकमात्र देश ऐसा होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर अपना चंद्रयान लैंडिंग करेगा या उतारेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। एकमात्र देश कौन होगा? हमारा हिंदुस्तान होगा। अब बात करते हैं लैंडर और ऑर्बिटर एंड रोवर। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये चंद्रयान 3 क्या क्या साथ लेके गया कि उसका वजन हो गया 3900 किलोग्राम। तो देखो पेलोड में क्या था इसके, पेलोड में देखो चंद्रयान 2 के बारे में आप जानते हो ना, चंद्रयान 2, इसमें हमने 3 चीजें भेजी। क्या था? एक तो था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था आपके रोवर। बात करेंगे ये क्या होता है। देखो चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटर को तो एकदम सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया, जो चंद्रयान 3 में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अब की बार हमने चंद्रयान 3 में हमने क्या चीजें भेजी? एक तो भेजा लैंडर और दूसरा भेजा रोवर। चंद्रयान 2 में हमने 2019 में जो ऑर्बिटर स्थापित किया वो अभी सही से काम कर रहा है, इसलिए हमने अब की बार ऑर्बिटर नहीं भेजा है। और लैंडर और रोवर को भी अब की बार विशेष तकनीक का सहायता से वे बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम लैंड करेंगे। अब देखो पिछली बार क्या हुआ था और अब की बार क्या होने वाला है। पिछली बार क्या हुआ कि जैसे ही हमने चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए उस चंद्रयान 2 को सतह पर उतारने की कोशिश की, तो जैसे ये चंद्रमा के नजदीक गया, वैज्ञानिक ऐसे बता रहे हैं कि लगभग 2 किलोमीटर दूर रहा और
इसरो से उसका कनेक्शन टूट गया और उसने सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की और हार्ड लैंडिंग कर दी, जिसकी वजह से वो टूट गया या क्षतिग्रस्त हो गया। अब देखो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल होता है ना। देखो ये चंद्रमा की सतह है और ये हमारा है उपग्रह। अगर ये धीरे धीरे आएगा यहाँ तो वो होती है सॉफ्ट लैंडिंग और ये तेजी से आ गया तो ये होती है हार्ड लैंडिंग। अगर ये तेजी से यहाँ गिरेगा तो क्षतिग्रस्त होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये हो गया चंद्रयान 2 में क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। अब की बार हमारा पूरा प्रयास ये है कि इसको हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और धीरे से इसको यहाँ पर स्थापित करेंगे। फिर क्या होगा, पहले देखो लैंडर क्या होता है और रोवर क्या होता है। लैंडर कुछ नहीं, एक बॉक्स नुमा है, कमरे नुमा है, जिसमें क्या है, रोवर है। ये क्या है आपका लैंडर। अब देखो इसके ऐसे सोकर नुमा पहिए होंगे। फिर ये जैसे ही चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो यहाँ से मतलब सब कंट्रोल होगा इसरो से, यहाँ से दरवाजा खुलेगा और ये रोवर आएगा बाहर। रोवर बाहर आएगा। अब देखो रोवर है क्या, रोवर रियली में देखें तो एक तरह का रोबोट है। क्या है, रोबोट। रोबोट तो सब जानते हैं ना क्या होता है, मानव मशीन। रोबोट का मतलब सब जानते होंगे ना। तो रोबोट है, तो ये रोबोट क्या करेगा, हमें चंद्रमा के बारे में उसकी वहां की जानकारी देगा। अब देखो ये ऐसे ये पूरा बॉक्स कमरे नुमा होगा लैंडर, ये चंद्रमा की सतह पर ऐसे लैंडिंग कर देगा। फिर उसमें से बाहर आएगा रोवर और रोवर के अंदर मोटर लगी हुई है, इंजन लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं। वो घूमता घूमता चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा और उनकी तस्वीरें इसरो के पास भेजेगा और हम उनके माध्यम से अध्ययन करेंगे कि चंद्रमा की सतह पर पानी है या नहीं है तो कौन सी अवस्था में है, कौन से ऊर्जा, कौन से वहाँ खनिज संसाधन है, ये हम पता लगाएंगे उनकी तस्वीरों के माध्यम से। चंद्रयान 3 के उद्देश्य। चंद्रयान 3 के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य हमारा चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर खनिज संसाधनों की जानकारी जुटाना, प्राप्त करना। चंद्रयान 3 का हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि हम चंद्रमा की सतह पर मनुष्य का जीवन पॉसिबल है या नहीं है, वहां पर कोई खनिज संसाधन है या नहीं है, यह जानकारी जुटाने के लिए हम कौन सा मिशन भेज रहे हैं, चंद्रयान 3। दूसरी इसमें क्या खासियत है, दक्षिणी भाग, चंद्रमा के दक्षिणी भाग का अध्ययन। चंद्रमा के उत्तरी भाग पर तो दुनिया के 3 देशों ने यात्रा कर ली है यानी उपग्रह भेज दिए हैं, लेकिन दक्षिणी भाग पर अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं है और विश्व का पहला देश हिंदुस्तान होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी भाग का अध्ययन करेगा और वहां पर उपग्रह उतारेगा। अब बात करते हैं आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ये चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 कितना खर्चा आया होगा, है ना। दुनिया में बहुत सारी स्पेस एजेंसी है, लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी सबसे विश्वसनीय और विश्वसनीय एजेंसी है। मात्र 6,500 करोड़, मात्र 6,500 करोड़ के खर्चे में इसरो ने चंद्रयान 3 तैयार कर दिया और उनकी यात्रा कल हमने शुरू कर दी। देखो 2019 वो पल सबको याद होंगे जब चंद्रयान 2 पूर्णतः सक्सेस नहीं हो पाया
और के सिवान महोदय की आंखें भर आई और हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा हम हारे नहीं, फिर से लड़ेंगे। और कुछ ही समय में हमने चंद्रयान 3 तैयार कर दिया और उसकी यात्रा शुरू कर दी। और चंदा मामा अब हमारा इंतजार कर रहा है कि बहुत जल्द चंद्रयान 3 हिंदुस्तान की धड़कन हमारे पास आ रहा है और वो एक्सेप्ट करेगा अब की बार, है ना। और हम इतिहास रचने वाले हैं। अब देखो इसका खर्चा कितना बताया मैंने, सॉरी, देखो चंद्रयान 3 लॉन्च करने में कुल खर्चा हुआ 615 करोड़ ओनली। कितना? 615 करोड़। अब बात करते हैं ये टाइम कितना लेगा, समयावधि। आप भी सोच रहे होंगे कि इतना दिन कैसे लगेंगे। देखो वैसे हमने पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी की ऑर्बिट में यानी पृथ्वी की कक्षा में तो स्थापित कर दिया कुछ ही सेकंड में, 800 850 सेकंड में ही कर दिया, है ना। वो अभी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, 5 चक्कर पृथ्वी के लगाएंगे, फिर उसको हम चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजेंगे, फिर वो चंद्रमा के चक्कर लगाएंगे, तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार 45 से 50 दिन लगेंगे। अब चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए जब भी सही परिस्थितियां होगी उस समय हम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा देंगे। तो इस वजह से हमारे कितने दिन लगेंगे, 45 से 50 दिन। और इस 45 से 50 दिनों में ये 10 चरणों में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे सॉफ्ट लैंडिंग 10 चरण कैसे हुए। जैसे देखो एक तो हमने सफलतापूर्वक यहाँ से प्रक्षेपित कर दिया, एक चरण ये हो गया। फिर दूसरा चरण हमारा ये हो गया कि हमने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया, फिर उसको ट्रांसफर किया चंद्रमा की कक्षा में, फिर वहां चंद्रमा की कक्षा से चंद्रमा की सतह पर जाएगा। तो इस प्रकार कुल छोटे मोटे हम कितने चरणों से गुजरेंगे, 10 चरणों से गुजरेगा कौन, चंद्रयान 3। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको मिशन चंद्रयान 3 एकदम कंप्लीटली समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना प्यारा सा, और मोटिवेशन जरूर देना। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई राकेश गहलोत, मिस्टर गहलोत ऑलराउंडर चैनल पर ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आए और बेसिक जानकारी होनी भी चाहिए, ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। इसके लिए आपका मोटिवेशन जरूरी है, तो प्यार और मोटिवेशन देते रहिएगा। धन्यवाद।